ठीक है। सो फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द आईलिड हम लेयर्स में जाते हैं, ठीक है। और सबसे पहली लेयर वी हैव द स्किन, ठीक है। स्किन के ऊपर छोटे छोटे वो होते हैं, हेयर होते हैं, ठीक है। और कुछ थोड़े बहुत स्वेट ग्लैंड्स वगैरह होते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर आईलिड और ये इसकी स्किन है। God, this is a straight line. Anyway, and then we have our subcutaneous tissue right below it. ठीक है, तो स्किन के बिल्कुल नीचे subcutaneous tissue होगा. It does not really contain any fat. ठीक है, just a loose connective tissue. उसके बाद we have a striated muscular layer. Muscular layer के लिए मैं ये brown वाला use कर लेती हूँ. तो यहाँ पे there's a striated muscular layer. ठीक है, so there was a skin, subcutaneous tissue, फिर एक muscular layer. उसके बाद हमारे पास है मसल के नीचे भी हमारे पास we have something called submuscular connective tissue. So over here we have submuscular connective tissue. ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास होंगी blood vessels and nerves. ठीक है, so red is for blood vessels and yellow is for nerves. ठीक है, तो इसमें हमारे पास blood vessels और nerves वगैरह हैं. उसके बाद हमारे पास जो लेयर आती है वो है fibrous layer. ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास आती है something called the tarsal plate. Now this tarsal plate is very important. ये fibrous layer का एक thickened part होता है, ठीक है। और ये MCQs में भी बहुत आता है tarsal plate के like it's like about it being the thickened central part. ठीक है, तो it's excuse me. All right. Here I'm gonna make it brown. So अच्छा, suppose this is your eye, ठीक है। और ये हमारी eyelid है यहाँ पे। तो इसका जो यहाँ ये वाला सेंट्रल पार्ट होगा यहाँ पे फाइब्रस लेयर का, उसको हम टार्सल प्लेट कहेंगे, ठीक है। और जो थिन पैल्पेबल पार्ट है जो साइडों पे होगा उसको हम पैल्पेबल फेशिया कहेंगे, ठीक है। जो बाकी सारा है वो थिनर पार्ट वो होगा पैल्पेबल फेशिया। तो ये दोनों जो चीजें हैं वो एमसीक्यू में आती हैं. इट जस्ट कम्स लाइक व्हाट इज द थिकन सेंट्रल पार्ट कॉल्ड, और या फिर वो डिस्क्राइब करेगा इस स्ट्रक्चर को, टार्सल प्लेट को, तो आपने बताना होगा, ठीक है। तो उसके बाद वी हैव समथिंग कॉल्ड द लेवेटर मसल एपोन्यूरोसिस, ठीक है। वी नो दैट द लेवेटर मसल इज वन दैट्स सपोज्ड टू बी मूविंग योर अपर आईलिड. तो वो मसल भी यहाँ पे उसकी एक अटैचमेंट होती है. I really want you guys to look at figure 5.1 if you do have the book, because I think it's a very good diagram to depict like all the structures. फिर उसके बाद we have the non-striated muscle, the Muller's muscle, ठीक है. Don't get worried अगर आपको ये अभी याद नहीं हो रहा, don't worry about it, ठीक है. आहिस्ता आहिस्ता जब हम पढ़ते जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आती जाएंगी. अभी obviously because हम chapter start करें तो we have to go through this at least once, right? Then we have the membranous layer of the conjunctiva. So something I want you guys to understand about the conjunctiva is, I'm just going to draw the eyeball sideways, ठीक है. तो ये हमने कल भी देखा था, इस तरह ये स्क्लेरा आ गई हमारे पास, फिर ये एंटीरियर पार्ट आ गया हमारे पास कॉर्निया, ठीक है. तो स्क्लेरा थी 5/6 और कॉर्निया थी 1/6, ठीक है, डायमीटर में. अब हमारे पास अब आ जाती है आईलिड, ठीक है. तो आईलिड मैंने ये ब्लू में बनाई हुई है, तो ये हमारे पास इसको आईलिड आ गई, ठीक है. ये अपर आईलिड होगी, ये लोअर आईलिड होगी, ठीक है. अब कंजंक्टिवा है क्या, वो किस पार्ट को कहते हैं? ये जो है कॉर्निया का जो एज है यहाँ से शुरू होगी कंजंक्टिवा, ठीक है. फिर यूं जाके यूं कवर करेगी आईलिड के अंदर वाले पार्ट को. अगेन ओवर हियर ये यहाँ यूं जाएगी पीछे, फिर यहाँ आके आईलिड के साथ चिपकी हुई होगी. सो बेसिकली ये आई बॉल और आईलिड को चिपका रही है जो कंजंक्टिवा है, ठीक है. कॉर्निया की ये जो एज है यहाँ से शुरू हुई, ये पीछे गई इसके साथ और फिर यूं घूम के आई. सो व्हाट, अब ये कंजंक्टिवा के जो पार्ट्स हैं, ये हमारे पास एक बल्बर पार्ट है, ठीक है, बल्बर पार्ट, और ये पैल्पेबल पार्ट है. और ये जो एंड वाले ये डिप्स है ना, इनको हम कहते हैं फोर्निसीज, ठीक है. तो ये कंजंक्टिवल फोर्निक्स है, सुपीरियर और इंफीरियर, ठीक है. और जब हमारी आईलिड क्लोज हो जाती है तो जाहिर सी बात है यहाँ ये कंजंक्टिवा है, यहाँ कंजंक्टिवा है, तो ये जो पूरा अंदर ये बन जाता है इसको कहते हैं कंजंक्टिवल सैक या कंजंक्टिवल पाउच,
ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं कंजंक्टिवा के बारे में, क्योंकि सब लोग कंफ्यूज होते हैं कि कंजंक्टिवा क्या कॉर्निया के ऊपर लगी हुई है, नहीं कॉर्निया के आगे नहीं लगी हुई, बस ये कॉर्निया के एज से शुरू हो रही है और ये कुछ आईबॉल के ऊपर लगी हुई है और बाकी आईलिड के अंदर वाले पार्ट में। ठीक है, बिकॉज आगे हम कंजंक्टिवाइटिस वगैरह देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कौन सा पार्ट एग्जैक्टली इन्फ्लेम हो रहा है। ठीक है ना, तो ये रफली इसका स्ट्रक्चर था। अब लिड मार्जिन के अंदर या लिड के अंदर हमारे पास आईलिड के अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, आईलैशेस तो होती है, पहले मैं आईलैशेस का बता देती हूँ। आई थिंक ऑल ऑफ अस नो कि ये अपर लिड से यहाँ यहाँ आईलैशेस निकल रही होती हैं और लोअर लिड से। ठीक है, अब हमारे पास कुछ ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स एक तो जीस एंड मॉल वाले ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, ग्लैंड्स ऑफ जो जीस हैं वो मॉडिफाइड सिबेशियस ग्लैंड्स हैं और वो लैश फॉलिकल के साथ अटैच्ड होते हैं। ठीक है, ये भी एमसीक्यू आता है। ग्लैंड्स ऑफ जीस आर मॉडिफाइड सिबेशियस ग्लैंड्स। ठीक है, और जो ग्लैंड्स ऑफ मॉल हैं वो हैं स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, तो ग्लैंड्स ऑफ जीस थे सेबेशियस ग्लैंड्स और ग्लैंड्स ऑफ मॉल थे स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, फिर हमारे पास माइबोमियन ग्लैंड्स भी आते हैं। ठीक है, ये होते हैं हमारे पास टार्सल प्लेट में। तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू टार्सल प्लेट एक एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी ये इंपॉर्टेंट बात भी है कि इसके अंदर माइबोमियन ग्लैंड्स होते हैं और इनके अंदर भी, इन ग्लैंड्स में भी सारी वो इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाती है। ठीक है, तो अपर लिड में 30 to 40 ग्लैंड्स हैं और लोअर जो टार्सल प्लेट है उसमें 20 to 30 ग्लैंड्स हैं। और ये जो 30 to 40 वाला नंबर है ना, अपर टार्सल प्लेट वाला, ये एमसीक्यू आता होता है। ठीक है, तो इसको भी मार्क कर लें। तो ये आपके एनाटॉमी के अंदर से जो एमसीक्यू हैं वो इस तरह के आते होते हैं। कभी कभार वो नंबर्स पूछ लेते हैं, कभी वो परसेंटेज पूछ लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली आई के जो एमसीक्यू हैं वो काफ़ी ज़्यादा बुरे होते हैं, लेकिन होपफुली हम इसको इतनी डिटेल में पढ़ेंगे कि हम सारे जो एमसीक्यू पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताती रहूँगी साथ साथ। ठीक है, बस आई थिंक दैट्स इट फॉर द एनाटॉमी ऑफ दिस। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं पेज 26 के ऊपर शुरू हो रहा है कलेजियन। ठीक है, तो वी कैन नाउ लुक एट द डिजीजेस जो हमारे पास आ रही हैं। इसमें या वी लुक्ड एट ऑल द ग्लैंड्स, दी स्मॉल माइबोमियन। ओके, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज अ कलेजियन एग्जैक्ट? हाँ जी मैम, ये जो ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई आपने छुड़वा दी है वो नहीं करनी? वो वैसे तो नहीं आती, अगर आए तो कभी शायद एमसीक्यू में आ जाए, बट रीड देनी है उसको? रीड, हाँ रीड दे देना, रीड दे देना। और आगे आगे हम जब आगे आगे पढ़ते जाएंगे ना तो ये हम चीजें टच कर लेंगे। ये जो सारा जैसे फेशियल नर्व का उन्होंने बताया हुआ और सिंपैथेटिक नर्व वगैरह। ठीक है, ओके मैम, ओके। ऑलराइट। हाँ, ये वाला मार्क कर लो कि ब्लड सप्लाई जो है ऑप्थेल्मिक और लैक्रिमल आर्टरी से आती है लिड की। बट आई थिंक ये जब आई का कोर्स कंप्लीट हो जाए तो एंड पे समझना ज्यादा इजी होता है। ठीक है, ऑलराइट। ओके, चलो कलेजियन की तरफ आते हैं। ओके, व्हाट इज एग्जैक्टली इज अ कलेजियन? आई टोल्ड यू कि टार्सल प्लेट में हमारे पास होते हैं माइबोमियन ग्लैंड्स। ठीक है, और ये स्पेलिंग मैंने आगे पीछे की होगी थोड़ी बहुत, जस्ट एक्सक्यूज मी विद दैट। तो कलेजियन इज बेसिकली अ क्रोनिक स्टेराइल इन्फ्लेमेटरी लाइपोग्रानुलोमा। अब ये सारा पढ़ के बिल्कुल ब्रेन भुजिया बन जाती है। ठीक है, व्हाट इट बेसिकली मींस इज जो ग्लैंड था, ठीक है, उसके आगे किसी भी वजह से कोई ब्लॉकेज हुई। ठीक है, ग्लैंड की ओपनिंग ब्लॉक होगी। अब ग्लैंड के अंदर जो वो स्पेशियस सिक्रीशंस दे रहा था, वो सारी जो सिक्रीशंस हैं वो जमा होना शुरू होगी। ठीक है, अब वो क्रॉनिकली वो जमा हुए जा रहा है, हुए जा रहा है। ठीक है, लेकिन उसमें एज सच कोई इन्फेक्शन नहीं है। ठीक है, तो क्रॉनिक हो गया, बहुत देर तक चल रहा था, स्टेराइल है। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी ये है कि हमारी जो बॉडी है वो उसको एज अ फॉरेन सब्सटेंस कंसिडर करती है। ठीक है, क्योंकि सेबेशियस सिक्रीशन को बाहर निकल जाना चाहिए था लेकिन वो नहीं निकली, तो हमारी बॉडी उसको फॉरेन सब्सटेंस कंसिडर करेगी। तो वहाँ सारा वो जो इन्फ्लेमेशन का एक प्रोसेस होता है ना, WBCs और वो सब इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, लाइपोग्रानुलोमा मतलब
ये लिपिड्स उसके अंदर जमा होंगे, सेबेशियस सेक्रीशन वाले लिपिड, और ग्रैन्युलोमा उन चीजों से बनेगा जो वाइट सेल्स उसके इर्द गिर्द आ जाएंगे, जो हमारी बॉडी उसको फौरन समझ के रिस्पॉन्स दे रही होगी, ठीक है। तो ये इसका बेसिक मतलब है कि आईलिड के अंदर जो टार्सल प्लेट में हमारे पास वो ग्लैंड था, उसके अंदर जो चीजें जमा हो गई है ना, फिर वो मोटा सा एक यू कैन से फोड़ा टाइप बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास बुक है तो इसकी पिक्चर से आपको बहुत अच्छा समझ आ जाएगा कैसे ये एक स्वेलिंग टाइप बन रही है। अब आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि स्वेलिंग पेनफुल नहीं होगी, ठीक है, ये एक पेनलेस स्वेलिंग होगी एज कम्पेयर टू आगे जब हम पढ़ेंगे हॉर्डियोलम, वो पेनफुल होता है, ठीक है। ये इनके डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं। ये पेनलेस होगी, ये ग्रेजुअली इंक्रीज करेगी साइज में, आई थिंक आगे मैंने लिखा हुआ है, हाँ, मोर कॉमन है अपर आईलिड में, बिकॉज वहाँ मोर ग्लैंड्स हैं, कितने 30 to 40, और लोअर लिड में कितने थे 20 to 30, ठीक है। इसी तरह ये नंबर्स थे, और ये नंबर इसलिए मैं बार बार रिपीट करी कि एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक पेनलेस स्वेलिंग है, ये ग्रेजुअली इंक्रीज करती है साइज में, ठीक है। एंड देयर आर नो एक्सटर्नल साइंस ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, तो मतलब रेडनेस भी नहीं होगी, ठीक है, वो सब नहीं होगा, बट there will be like WBCs वगैरह उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हुए होंगे। फिर जब आप आईलिड को इवर्ट करेंगे, ठीक है, तो अंदर कंजंक्टिवा वाली साइड पे आपको ये रेड या पर्पल नजर आएगा, ठीक है, स्वेलिंग के ऊपर, वहाँ रेडनेस हुई होगी। या फिर अगर वो रप्चर हो गया हो थ्रू दैट एरिया, तो वहाँ आपको एक फ्लैशी मास टाइप नजर आएगा। आई होप यू गाइस हैव योर बुक्स विद यू, ताकि आपको विजुअल मिल रहा हो इन सब चीज़ों का, ठीक है। उसके अलावा आपको ब्लर्ड विजन भी हो सकता है। सो व्हाट हैपेंस इज, ये जो आपके पास एक इट्स लाइक अ बीड स्टक अंडरनीथ योर आईलिड, तो वो आपकी कॉर्निया के ऊपर प्रेस करेगा। हमारी जो कॉर्निया की शेप है ना, इट्स रियली इंपॉर्टेंट हमारे विजन के लिए। ये हम आगे जब मायोपिया वगैरह देखेंगे तो उसमें होगा। सो दिस इज आवर कॉर्निया, ठीक है। इसके अंदर से यू लाइट जा रही थी, हल्की सी रिफ्रैक्ट होके बाकी लेंस के साथ रिफ्रैक्ट होके जा रही थी, ठीक है। तो अब ये कॉर्निया के ऊपर एक एरिया से यू डेंट आ गया। अब इस डेंट की वजह से जो भी लाइट इस डेंटेड एरिया से पास थ्रू करेगी, वो जो है वो गलत डायरेक्शंस में जाएगी, इधर उधर, तो उसकी वजह से हमारा विजन जो है वो ब्लर हो जाएगा, ठीक है। और ये डेंट क्या चीज कॉज करेगी, ये जो आईलिड के अंदर हमारे पास ये इतना बड़ा बीड टाइप बना हुआ है, ये आपकी कॉर्निया को स्क्वॉश कर देगी, ठीक है। तो क्लिनिकल सिनेरियो मैंने लिखा हुआ है, यूक्यू आता है इसका, और यूक्यू में यही होता है। यूक्यू इस तरह है कि a patient with a painless nodule in the upper eyelid presents with history of 3 to 4 months. He has had blepharitis, ठीक है। On eversion of eyelid there is red conjunctiva and he has history of seborrhea. So these are all the differentiating point. उन्होंने पेनलेस नोड्यूल का है अंडरलाइन किया हुआ है, 3 to 4 months की उसको हिस्ट्री है, साथ में उसको ब्लेफराइटिस भी था। अच्छा, व्हाट एग्जैक्टली इज ब्लेफराइटिस? ब्लेफराइटिस ये है कि जो हमारे आईलिड के मार्जिन्स है ना, उसकी इन्फेक्शन, आगे हम इसको डिटेल में देखते हैं, बट इसके प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स में आता है आईलिड के मार्जिन की जो इन्फेक्शन है, मतलब ये जो I'll just draw it for you. ये हमारी फॉर एग्जांपल ये आई है ना, ठीक है, तो ये अपर आईलिड होगी, ये लोअर होगी, ठीक है। फिर यहाँ अगर आप नोटिस करें तो आपकी जो आई लिड है, यहाँ पे हल्का सा ये एक मार्जिन यहाँ होता है और यहाँ होता है, ठीक है। ये नहीं है कि वो एक ही लाइन है, वो एक थोड़ा सा थिकनेस होती है आपकी आईलिड की ना। तो यहाँ जहाँ से आई लैशेस वगैरह निकलती हैं, जो जिसके ऊपर हम काजल वगैरह लगाते हैं, जो भी सुरमा जहाँ डलता है, सो दिस एरिया राइट हियर, इसके ऊपर इन्फेक्शन हुई होती है, इसको हम ब्लेफराइटिस कहते हैं। फिर डायबिटीज मेलाइटिस के जो पेशेंट्स हैं, एंड देन सेबोरिया। सेबोरिया इट जस्ट मींस डैंड्रफ, ठीक है, जिसको भी डैंड्रफ है उसको उसके लिए भी ये प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ये सब चीजें ग्लैंड को ब्लॉक कर देंगी। अगर यहाँ कोई इन्फेक्शन हुई है, हल्की सी स्वेलिंग हुई है, तो ग्लैंड्स खुली यहाँ पे रहे थे तो वो ब्लॉक हो जाएंगे। डायबिटीज में वैसे ही देयर इज इश्यूज विद द इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस एंड एवरीथिंग। एंड डैंड्रफ भी इसी तरह है कि डैंड्रफ गिर गिर के आपकी आई लैशेस के अंदर जब आएगा, आपके सर का भी डैंड्रफ हो, और लोगों को आई लैशेस में भी डैंड्रफ होता है, तो वो भी फिर इन ग्लैंड्स को ब्लॉक कर देगा,
ठीक है। तो ये हमारे प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हो गए, ये इसका थोड़ा क्लिनिकल सिनेरियो हो गया, और ये यूक्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कलेजियन बहुत दफा आ चुका है। ठीक है, अब इसका फेट क्या है? फेट एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, अच्छा फेट भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लें। अगर ये छोटा हो तो यूजुअली इसकी कंप्लीट रेजोल्यूशन हो जाती है। ठीक है, चलो अगर थोड़ी बहुत ब्लॉकेज है वो खुद ही ब्लॉकेज रिजॉल्व हो जाती है, वो सारा फ्लूइड निकल आता है। ठीक है, अगर ब्लॉकेज इस तरह पक्की वाली ब्लॉकेज है तो ये भी हो सकता है कि अंदर से ये लिक्विफाई हो जाए। ठीक है, लिक्विफाई होके ये सिस्ट टाइप बन जाए, तो उसको हम कहते हैं माइबोमियन सिस्ट या फिर कलेजियन सिस्ट, राइट। फिर हो सकता है इसकी फाइब्रोसिस। जब फाइब्रोसिस होगी तो इसका एक हार्ड सा नोड्यूल बन जाएगा। फिर बन सकता है वेरी हार्ड नोड्यूल, ये तब बन सकता है अगर ये कैल्सिफाई हो जाए। ठीक है, उसके अलावा ये इन्फेक्ट हो सकती है, इन्फेक्ट होके इसके अंदर से वो पस वगैरह निकलेगी सारी। फिर फ्लशी मैस हो सकता है। फ्लशी मैस ऑलरेडी मैं बताया कि अगर ये बर्स्ट कर जाती है थ्रू द कंजंक्टिवल एरिया, ठीक है, तो वहां से एक फ्लशी मैस आपको नजर आएगा। ठीक है, तो ये फेट आपने याद करने हैं, ये 6 हैं पॉइंट्स। ठीक है, इनको आपने इस तरह याद करना है। अब हमारे पास इसकी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस में 2 इंपॉर्टेंट हैं। एक है मैकेनिकल टोसिस। टोसिस जस्ट मींस ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड। ठीक है, मैकेनिकल टोसिस का मतलब है कि उसका जो इस तरह ये बना हुआ था डंप, इसका वेट इतना ज्यादा है कि वो आईलिड को ऐसे नीचे फोर्स कर रहा है। ठीक है, और एस्टिग्मेटिज्म का आपको मैं बता चुकी हूँ, ब्लरिंग ऑफ विजन जो होता है। एस्टिग्मेटिज्म जो टर्म है, इट जस्ट मींस कि जो कॉर्निया की शेप है वो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो ये आगे भी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो डोंट वरी इफ अगर आपको ये टर्म्स अभी याद नहीं हो रही। ठीक है, फिर इसके डीडीज जो हैं वो भी याद करने हैं। ये पूरा बेसिकली कलेजियन का है ही इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये यूक्यू में हर तरीके से आता है, कुछ भी पूछ सकते हैं वो। तो डीडीज के अंदर सिबेशियस ग्लैंड, एडिनोमा या उसका कार्सिनोमा हो सकता है। ठीक है, आपको ऑलरेडी पता है आईलिड में सिबेशियस ग्लैंड्स भी होते हैं, तो उनका एडिनोमा या कार्सिनोमा हो सकता है। फिर सार्कोइड ग्रैन्युलोमा हो सकता है, डिजीज है जो सार्कोइडोसिस, उसका ग्रैन्युलोमा भी बना हो सकता है इस एरिया में। फिर जो टीबी है उसका जो डर्मल फॉर्म है, ऑब्वियसली आईलिड के ऊपर स्किन है तो डर्मल टीबी हो सकती है। उसके अलावा फंगल इन्फेक्शन हो सकती है कोई, एंड अ फॉरेन बॉडी ग्रैन्युलोमा, कि कोई फॉरेन बॉडी वहां फंस गई तो हमारी बॉडी ने एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स दिया उसके इर्द गिर्द और बस वहां जमा हो गया। ठीक है, तो ये आपको याद करने हैं। फिर इसकी ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये बहुत दफ़ा यूट्यूब पूछी गई है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट में पूरी आय में आपने ट्रीटमेंट इसी तरह याद करनी है कि एक कंजर्वेटिव आपके पास मैनेजमेंट होती है, एक मेडिकल होगी और तीसरी सर्जिकल। ठीक है, कंजर्वेटिव में ये है कि मतलब आपको मैं बताया अगर कोई स्मॉल इस तरह कलेजियन होगा तो वो खुद ही रिजॉल्व हो जाता है, लेकिन उसको ज़रा हम इंकरेज करने के लिए कि वो ज़रा जल्दी रिजॉल्व हो जाए, हम उसको ज़रा एक्सप्रेशन कंप्रेशन देते हैं। ठीक है, उसको हल्का सा प्रेस करते रहते हैं कि वो खुद ही ज़रा निकले बाहर। फिर वार्म कंप्रेस, जैसे वो कपड़ा टाइप गर्म करके उसको आई के ऊपर लगा दिया, ठीक है, आंख बंद करके। एंड देन टॉपिकल स्टेरॉइड्स। वैसे टॉपिकल स्टेरॉइड और टॉपिकल एंटी इंफ्लेमेटरी, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, लेकिन टॉपिकल स्टेरॉइड एंटीबायोटिक के साथ देते हैं, ऐसे नहीं दे देते, एंटीबायोटिक, हाँ, और टॉपिकल एंटी इंफ्लेमेटरी। ठीक है, दिस डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, लेकिन ये ऑब्वियसली एग्जाम में जब वो पूछते हैं तो आपसे जब ट्रीटमेंट पूछते हैं तो आपने सारे पॉइंट्स इसी तरह लिखने होते हैं। ठीक है, फिर मेडिकल के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एमसीक्यू भी बहुत ज़्यादा आते हैं। कोर्टिकोस्टेरॉइड हम इंजेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, और इंजेक्शन का नाम एमसीक्यू में आता है, ये ट्राइएमसिनोलोन एसिटोनाइड देते हैं, इसका जो केमिकल है अंदर। एंड इसके एमएल का भी एमसीक्यू आता है, 0.1 to 0.2 ml देते हैं, और फर्स्ट टाइम लगाने से सक्सेस रेट इसका 80% होता है। ठीक है, तो अगर वो नहीं ठीक होता तो फिर हम रिपीट करते हैं आफ्टर 2 वीक्स, और ये ट्रीटमेंट हम देते हैं यूजुअली मल्टीपल कलेजियन में। ठीक है,
उसके अलावा सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स भी यूज़ हो सकती है, जिनको एक्ने रोजेशिया हो या ब्लेफराइटिस हो, उनमें हम सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं, क्योंकि जब तक ये ब्लेफराइटिस या जो एक्ने है ये ठीक नहीं होगी तो बार बार आपका कलेजियन बनता जाएगा, क्योंकि जो ब्लॉक होने की वजह थी वो तो असली में ब्लेफराइटिस ये था ना, वो ऐसे बिला वजह तो नहीं वो ब्लॉक हो रही थी। तो जब तक ये ठीक नहीं होगा आपका वो मसला नहीं ठीक होगा, इसलिए हम इसको ज़रूर ट्रीट करते हैं। फिर सर्जिकल में वी हैव इंसिजन एंड क्यूरेटाज। ठीक है, इंसिजन एंड क्यूरेटाज के अंदर सो व्हाट वी डू इज इनफैक्ट ये मैंने इसकी पिक्चर इंक्लूड यहाँ नहीं की हुई, तो मैं आपको ये बता देती हूँ, एंड देन आई टेक अ 1 मिनट ब्रेक जस्ट टू यू नो गिव माय वॉइस टू रेस्ट। तो मैं ये पिक्चर्स आपको दिखा दूंगी। ठीक है, इसमें बेसिकली वो जो आपके पास वो लंप बना हुआ है, आप कंजंक्टिवा वाली साइड से लंप को हल्का सा वर्टिकल इंसिजन देते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्टिकल इंसिजन देनी होती है। ठीक है, और फिर एक स्कूप टाइप चीज होती है, आप उससे स्क्रैप कर करके उसके अंदर जो वो हुआ होता है जमा, उसको आप निकाल देते हैं। ठीक है, एंड देन पोस्ट ऑप अप टू 1 वीक आपने उनको एंटीबायोटिक स्टेरॉइड ड्रॉप्स देने होते हैं। ठीक है, तो ये मैं आज टेक अ 1 मिनट ब्रेक एंड आई विल इंक्लूड द पिक्चर्स। So this is something called the Calazion clamp. ठीक है, ये आई के ऊपर इस तरह अप्लाई होता है, इसकी नीचे पिक्चर why isn't it here? Okay, all right, so this is the Calazion clamp and I was telling you कि ये अप्लाई होता है इस तरह eyelid के ऊपर। Excuse me for the gruesome picture but this is how it is। तो इसका ये जो फ्लैट पार्ट, ये जो सर्कल पार्ट है, ये उस लंप के इर्द गिर्द जाएगा। ठीक है, फिर जब इंसिजन देनी होगी तो इस तरह हम लोग इसको वर्टिकल इंसिजन देंगे, यहाँ से कट लगाएंगे। ठीक है, कट लगा के ये एक ऊपर स्कूप है, मैं आपको स्कूप दिखाती हूँ। इस स्कूप से, ठीक है, इस वाले एंड से इसको वहां से अंदर जो मटेरियल जमा हुआ होगा उसको हम इस तरह स्क्रैप कर लेंगे। इसको कहते हैं क्यूरेटाज। ठीक है, इस वाली चीज को जब हम स्क्रैप करके किसी चीज को निकालें। ठीक है, तो इंसिजन एंड क्यूरेटाज इसकी सर्जिकल रिपेयर है। ठीक है, तो ये जो क्लैंप है, इसका ये जो फ्लैट वाला पार्ट है, ये आपने देखा, ये पार्ट तो अंदर कंजक्टिवा वाली साइड पे, ये फ्लैट वाला पार्ट ना बेसिकली आई बॉल को प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, आपको ये मैं इंस्ट्रूमेंट्स इसलिए दिखा रही हूँ कि एक तो ये ऑस्पी में आते हैं इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, उसके अलावा कभी कभार वार्ड में भी सर पूछ लेते हैं, अच्छा इसके पार्ट्स बता दें, या इसके ये वाला पार्ट क्या करता है। बेसिकली आई बॉल को प्रोटेक्ट करता है। और हम लोग एक सेकेंड, गिव मी मिनट। ओके, अच्छा ठीक है, तो ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। सो इसका नाम याद करते हैं, कलेजियन क्लैम्प। ठीक है, देन वी हैव द कलेजियन स्कूप ओवर हियर, और ये इसकी एप्लीकेशन है एंड इसकी सर्जरी है इंसिजन एंड क्यूरेटाज। ठीक है, देन वी हैव समथिंग कॉल्ड मार्जिनल कलेजियन। ठीक है, इसमें भी अगेन इट्स नॉट एग्जैक्टली पेनफुल, और लेकिन और इसका ये डिफाइनिंग फीचर कि इसमें पस नहीं होती। ठीक है, बिकॉज जो हम नेक्स्ट वाला देखेंगे हॉर्डियोलम एक्सटर्नम, जिसको हम स्टाई कहते हैं लेमैन के टर्म में, उसके अंदर पेन भी होती है और उसमें पस भी होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास है मार्जिनल कलेजियन राइट हियर। डक्ट ऑफ द ग्लैंड के अंदर जब कलेजियन डेवलप हो जाए तो उसको मार्जिनल कलेजियन कहते हैं। ठीक है, now moving on to the sty part. Uske notes unfortunately they got a bit messed up. There was an issue with my software. ठीक है, तो उसके notes मैं आपको दोबारा रीटाइप करके सेंड कर दूंगी इंशाल्लाह। All right, तो इसके अंदर we have something called the hordeolum externum and the hordeolum internum। पहले हम externum को देख लेते हैं। externum में as always you have your infective organism which is Staphylococcus aureus। ठीक है, ये एक ऑर्गेनिज्म जो है ये बहुत सारी चीजें वैसे कॉज कर रहा होता है, आप लोगों ने माइक्रो पढ़ी होगी 3rd ईयर में, तो इसका आई थिंक सबसे लंबा पोर्शन स्टाफ का था।
ठीक है, तो इसने क्या करना है, आपके जो ग्लैंड्स ऑफ ज़ीस एंड मोल थे, ठीक है, उसको आप इन्फेक्ट कर देना है। ठीक है, बेसिकली लैश फॉलिकल को इन्वॉल्व करेगा ये। और ग्लैंड ऑफ ज़ीस क्या था, इट वाज अ मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड, और मॉल जो था वो एक मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड था। ठीक है, तो इसके जब इन्फेक्शन हो जाएगी बिकॉज ऑफ स्टैफिलोकोकस ऑरियस, तो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज पेन एक प्रेजेंटिंग फीचर होगा। ठीक है, पेन के साथ टेंडरनेस होगी आईलिड में, और रेड एंड एडिमेटिस, तो ऑल साइंस ऑफ अ टिपिकल एक्यूट इन्फेक्शन। ठीक है, पेन, टेंडरनेस, रेडनेस, एडिमा। ठीक है, और सॉलिटरी लीजन होती है, यूजुअली मल्टीपल भी हो सकती हैं। ठीक है, और इसके डीडीज में आता है हमारे पास hordeolum internum. hordeolum internum बेसिकली स्टैफ इन्फेक्शन है माइबोमियन ग्लैंड्स का। जो हमने ऊपर देखा ना वो एक क्रॉनिक इन्फेक्शन था, और वो डक्ट की ब्लॉकेज की वजह से होता, उसमें कोई बैक्टीरिया एज सच इन्फेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन जब कोई बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर देता है तो हम उसको hordeolum कहते हैं, और उसमें भी हमारे पास जो एक्सटर्नम है वो लैश फॉलिकल, बेसिकली ग्लैंड्स ऑफ ज़ीस एंड मोल को कर रहा होता है इफेक्ट, और जो इंटर्नम होता है, इंटर्नम इफेक्ट कर रहा होता है माइबोमियन ग्लैंड को। ठीक है, तो ये उसके डीडीज में आ जाएगा। एंड देन ए सेकेंडरी इन्फेक्टेड कलेजियन, उसके yeah, I told you my software has some conflict issues, तो वो बार बार इस तरह हिलेगी, just ignore the screen. सेकेंडरी इन्फेक्टेड कलेजियन। ठीक है, तो आई एम ऑन पेज नंबर 28। अगर आप कुछ फॉलो नहीं कर पा रहे जस्ट लेट मी नो। ठीक है, और अगर पेस भी ज्यादा है जस्ट लेट मी नो, तो आई स्लो डाउन जस्ट लिटिल बिट इफ यू वांट। तो ये इसके दो डीडीज हो गए। ठीक है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस हम बाद में देख लेते हैं, पहले लेट्स लुक एट द ट्रीटमेंट। ठीक है, तो कभी भी किसी को इस तरह का कोई इन्फेक्शन जब होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू गिव एनाल्जेसिक्स, बिकॉज शदीद दर्द हो रहा होता है बहुत ज़्यादा, एंड पेशेंट्स यूजुअली पेन वाली कंप्लेंट के साथ मोस्टली प्रेजेंट करते हैं। एंड देन वी हैव सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स, ठीक है, टू कंट्रोल द इन्फेक्शन। फिर हम साथ साथ टॉपिकल एंटीबायोटिक्स भी देते हैं। ठीक है, टॉपिकल का क्या है कि ऑब्वियसली एक ग्लैंड जब इन्फेक्टेड है तो उससे इन्फेक्शन दूसरे ग्लैंड्स तक इजीली स्प्रेड हो सकती है, तो टॉपिकल उस इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोकता है। ठीक है, मोस्टली। नेक्स्ट लिखा हुआ वार्म कंप्रेसेस फॉर 10 मिनट्स। अब इसका थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ प्रोफेसर्स कहते हैं वार्म कंप्रेस लगाना है, कुछ कहते हैं नहीं लगाना। ठीक है, बुक के मुताबिक जब आप प्रॉफ में यूक्यू में लिख रहे हो आंसर अपना तो आप लिख दे बेशक, ठीक है, लेकिन वाइवा जब आप देना हो तो उस हिसाब से आपको होना चाहिए कि कौन से प्रोफेसर को दे रहे हैं। ठीक है, तो फॉर क्यूएमसी मैं गाइड कर सकती हूँ, जो आपके अपने कॉलेज के प्रोफेसर हैं वो आपको थोड़ा अपने सीनियर से पूछना पड़ेगा। ठीक है, बट पीपल से कि जब इन्फेक्शन हो अक्यूट तो वार्म कंप्रेसेस नहीं लगाने चाहिए, सम पीपल से वार्म कंप्रेसेस लगाने चाहिए। इट्स जस्ट अ डिफरेंस ऑफ एक्सपीरियंस आई गेस। ठीक है, देन दिस इज रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट नाउ, इवैक्यूएशन ऑफ पस। ठीक है, पस जो है बेसिकली आईलिड के मार्जिन पे नजर आ रही होती है। ठीक है, एक डॉट सा बना होता है, तो आप जब वो अफेक्टेड आईलैश को निकाल देते हैं तो वहां से फिर पस सारी निकल आती है, एंड ये जब पस ड्रेन हो जाती है ना फिर उससे इन्फेक्शन बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, आपने शायद पढ़ा होगा कि जब एब्सेस होती है तो एब्सेस को जब तक आप इंसिजन एंड ड्रेनेज ना करें वो ठीक नहीं होती। ठीक है, तो ये तकरीबन वही बात है कि जब अंदर पस भरी हुई है किसी चीज के तो वो जब तक आप उसको ड्रेन नहीं करते उसने ठीक नहीं होना, तो आप उसको पुल आउट कर लेते हैं लैश को। इसको कहते हैं एपिलेशन। ठीक है, व्हेन यू पुल आउट अ हेयर जस्ट लाइक दैट, इसको हम कहते हैं एपिलेशन। तो आई एम जस्ट गोइंग टू write it down for you guys if okay ये मेरा it won't let me मैं यहाँ से कर देती हूँ इसका टेक्स्ट epilation। ठीक है, this is pulling out a lash, या फिर आप हल्की सी इंसिजन दे सकते हैं with the tip of the knife। ठीक है, या किसी पेन से हल्की सी इंसिजन दे सकते हैं, उससे पस ड्रेन हो जाएगी। फिर अगर उस पेशेंट को ब्लेफराइटिस है तो अगेन उसको ट्रीट करना है आपने ब्लेफराइटिस को, स्पेशली आपने सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स जरूर देने हैं। ठीक है, तो ये इसकी ट्रीटमेंट आपने याद करनी है। hordeolum एक्सटर्नम भी यूक्यू में आ जाता होता है, स्पेशली इसके डीडीज के साथ। ठीक है, और ट्रीटमेंट आपने याद रखना है। ठीक है,
तो ये हो गया हमारे पास hordeolum externum। इसका क्या डिफरेंशिएटिंग फीचर था, ये पेनफुल था, इसमें पस भी थी, उस पस को हमने ड्रेन भी करना था, ठीक है, इसमें रेडनेस, टेंडरनेस, ऑल ऑफ दैट, ठीक है, पेन होगा बहुत ज्यादा पेशेंट को। The next one we have now is hordeolum internum, ठीक है, और ये वही है, basically staph aureus की infection है, but in a different gland. Is that gland in the tarsal plate? Meibomian gland. अपर लिड में 30 to 40 थे और लोअर लिड में 20 to 30 थे, ठीक है ना। सेकंड, I'm just gonna open chat up. Alright, ठीक है। फिर इसका भी पेन जो है एक प्रेजेंटिंग फीचर है, बिकॉज ऑब्वियसली अक्यूट इन्फेक्शन हुआ हुआ है, ठीक है। अगेन आईलिड रेड और swollen हो जाएगी और टेंडरनेस वगैरह होगी। जब हम लिड के ऊपर प्रेशर करेंगे ना, तो जो हमारे पास बायमोमियन ग्लैंड है उससे पस निकलेगी, उसके डक्ट से, उसकी ओपनिंग से पस निकलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब आप पेज नंबर 29 के ऊपर नोट करें, ये लैश वाली जगह से नहीं निकल रही पस, ये उससे पीछे, क्योंकि ग्लैंड्स जो हैं ये इनर लिड के ज्यादा करीब हैं, तो ये वहां ओपनिंग से पस निकल रही है, ठीक है। जब आप आईलिड को इसकी इवर्जन कर देंगे तो आपको एक येलो स्पॉट शाइनिंग टू द कंजंक्टिवा नजर आएगा। ये आप इसके ऊपर एमसीक्यू लिख लें, ठीक है। sometimes they give stuff like that in the MCQs, ठीक है। और ये अगर कंजंक्टिवा के थ्रू बर्स्ट कर जाए तो ये ग्रैनुलेशन टिश्यू जैसा लगता है, ठीक है। इसका डीडी अगेन hordeolum externum है मेन वाला। Then these other two, इसको सिर्फ आपने भी रट्टा लगाना है, nodular fasciitis and preseptal cellulitis, ठीक है। I'm not going to go into detail about them right now. I'm not going to explain them क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा information overload. तो for now इसको mark कर लें कि आपने इसको याद करना है, and then we'll get back to it as we go along, ठीक है। इसकी treatment भी we have analgesics because it's a very painful condition, ठीक है। Then systemic antibiotics, topical antibiotics, warm compress and evacuation of pus। और इसकी evacuation कैसे करेंगे इस pus की, जिस तरह हम, अगर आपको अभी कलेजियन का मैंने बताया कि हम conjunctival site पे incision देंगे, ठीक है, और उसको मतलब क्यूरेटाज करेंगे स्कूप के साथ, इसको वैसे क्यूरेटाज करने की वैसे जरूरत नहीं पड़ती, आप इंसाइज करते हैं तो वो सारी पस वैसे ही थोड़ा बहुत प्रेस करने से निकल जाती है, ठीक है। तो कंजंक्टिवल साइड के ऊपर आपने वो क्लैंप लिया, क्लैंप लगाया, उसको हल्का सा वहां वर्टिकल इंसिजन दी और उसको वो पस को ड्रेन कर दिया, ठीक है। तो दिस इज द ट्रीटमेंट। इसकी ट्रीटमेंट एक्सटर्नम वाले के साथ काफी ज्यादा सिमिलर थी, ऑलमोस्ट द सेम, तो इसको याद करना फिर आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। Just like give me a little feedback, am I going too fast? I think Aiza, you're the only one with me here right now, so am I going too fast? Okay, ठीक है। Okay, so blepharitis I already told you, जो eyelid के हमारे margins हैं उसकी हमारे पास subacute या फिर chronic inflammation हो जाती है, ठीक है। इसमें हमारे पास एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों आते हैं, ठीक है। एंटीरियर में दो जो आते हैं, दो टाइप्स, वो हैं इन्फेक्टिव वाली और नॉन इन्फेक्टिव, ठीक है। और उसको यूजुअली हम, जो इन्फेक्टिव वाली है उसको अल्सरेटिव कहते हैं, और जो नॉन इन्फेक्टिव है उसको हम स्क्वेमस या सेबोरेक कहते हैं, ठीक है। तो इन्फेक्टिव ऑब्वियसली इट जस्ट मीन्स के जो स्टैफ ऑरियस है, वैसे स्टैफ एपिडर्माइडिस भी कर देता है स्टैफ ऑरियस, लेकिन मेन कल्प्रिट है, वो इन्फेक्शन कर देता है हमारे पास, ठीक है, एंटीरियर आईलिड मार्जिन की। और जो दूसरा वाला है वो बेसिकली डैंड्रफ की वजह से होता है, ठीक है। इट्स लाइक डैंड्रफ ऑन योर हेड एंड डैंड्रफ इन योर आई लैशेस एज वेल, ठीक है। तो वो उसके साथ एसोसिएटेड है। तो अब हम इनके थोड़े बहुत डिफरेंसेस देख लेते हैं, ठीक है, बिकॉज ये इस तरह आपके लिए डीडीज बनाना इजी हो जाएगा, जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आपके लिए डिफरेंशिएट करना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस जो है, जो हमारे पास इन्फेक्शस वाला था, इसके हमारे ग्लैंड्स, अगेन हमारे पास वहाँ आईलिड का मार्जिन इन्फेक्ट हो रहा है और साथ साथ हमारे ग्लैंड्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है एक इरिटेशन और इचिंग की सेंसेशन आती है, ठीक है। और जो इसकी की
जो वो वर्ड्स है ना वो है ग्लूइंग ऑफ द आई लैशेज। जो आई लैशेज है उसके ऊपर एक पस टाइप स्टिकी टाइप चीज लग जाती है और वो सारी आई लैशेज तरह जुड़ जाती हैं और इवन वो आई लैशेज कभी कभार गिरना भी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, ग्लूइंग ऑफ द आई लैशेज इज लाइक अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस इशू। ठीक है, अल्सरेटिव जो है हमारे पास ब्लेफराइटिस। ठीक है, तो आईलिड के मार्जिन हमारे पास रेड और इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे और ये जो येलो पस है ये ड्राई अप कर देती है और ये क्रस्ट फॉर्म कर देती है बेसिकली। और ये जब क्रस्ट बन जाते हैं ना तो इनको अगर आप खींच के रिमूव करें तो वहां से एक ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, अल्सर टाइप बन जाता है। ठीक है, वहां से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो इनके जो ये क्रस्ट बनते हैं ना इसको ऐसे खींच के निकालना नहीं होता। ठीक है, ये आप पेशेंट को बताते हैं कि इसको खींच के आप नहीं निकालना है, इसको आराम आराम से साफ करना होता है बेबी शैम्पू से। वो मैं आपको अभी आगे ट्रीटमेंट में बताती हूँ। ठीक है ना, तो इसका मेनली यही है कि मैटेड आईलैशेस हो सकती हैं, मतलब क्वेश्चन स्टेम में क्या लिखा होगा, मैटेड आईलैशेस, येलो क्रस्ट ऑन आईलैशेस, ग्लूइंग ऑफ आईलैशेस, या फिर व्हेन द क्रस्ट्स आर रिमूव्ड दे लीव अ ब्लीडिंग अल्सर। ये सारे इसके की पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो आईलिड में होती हैं, कंजक्टिवा में होती हैं, कॉर्निया में होती हैं। अच्छा, अब ये क्या है कि ये बहुत सारी आपके लिए न्यू टर्म्स हैं यहाँ पे कुछ, तो अभी भी अगर आपको अभी याद नहीं हो रही दैट्स ओके। ठीक है, जैसे जैसे हम करते जाएंगे ये याद हो जाएंगी। ठीक है, तो पहली टर्म है हमारे पास ट्रिकिएसिस। ठीक है, ट्रिकिएसिस मतलब आईलैशेस टुवर्ड द ग्लोब गई है। तो ये मैं आपके लिए ड्रॉ कर देती हूँ। एक मिनट और so this is our eyeball। ठीक है, हमारे पास 5-6 क्लेरा थी, 1/6 हमारे पास कॉर्निया का एरिया था। फिर ये आ गई हमारी आईलिड, कैसी आईलिड बन गई पता नहीं, ये आईलिड आ गई। फिर ये हमारी लैशेस नॉर्मली यूं जानी चाहिए, है ना। तो क्या होगा कि एक लैश जो है वो यूं टुवर्ड्स द ग्लोब होगी। कभी कभार हमारे साथ हो जाता है कि ना ऐसे एक आई लैश अंदर जा रही होती है बार बार आंख की खुदी, तो हमें निकालनी पड़ती है। तो दिस इज बेसिकली इट्स कॉल्ड ट्रिकिएसिस। ठीक है, मिस डायरेक्शन ऑफ द आई लैशेस टुवर्ड्स द ग्लोब। ये तो खैर एक जा रही है, कभी कभार ये भी होता है मल्टीपल आई लैशेस इस तरह जा रही होती हैं। तो ये फिर जब आपकी आई को टच करती है ना तो ये बहुत ज्यादा इरिटेशन भी करती हैं, आपकी कॉर्निया को इंजर भी कर देती हैं, वो सब। ठीक है, then we have something called madarosis। madarosis means loss of eyelash। तो मैं आपको बताया था कि जब ये बहुत ज्यादा severe और chronic हो जाती है कंडीशन तो आपकी eyelashes basically गिरना शुरू हो जाती हैं सारी। ठीक है, then we have something called poliosis। पोलियोसिस just means कि जो आपके eyelashes के हेयर है ना वो white हो गए। अच्छा, आप कभी नोट कीजिएगा जब पेशेंट्स जो हैं अगर वो जितने भी बूढ़े हो जाएं उनकी आईलैशेस वाइट नहीं होती। ठीक है, हेड के हेयर वाइट हो जाएंगे, दूसरे हेयर वाइट हो जाएंगे, लेकिन आईलैशेस वाइट नहीं होती। whenever eyelashes are white it's a pathological condition। ठीक है, whenever they are white more or less it's a pathological condition और इसको हम कहते हैं पोलियोसिस। फिर उसके बाद कॉम्प्लिकेशन में हमारे पास है रिकरेंस ऑफ स्टाई एंड कलेजियन। ठीक है, तो इट मेक सेंस जब आपके पास ब्लेफराइटिस है, जब आपके मार्जिन ही सारे इन्फ्लेम्ड है, तो यहाँ पे जो जो ग्लैंड्स खुल रहा है, यहाँ पीछे माइबोमियन की डक्ट है और यहाँ आगे जो है ये लैश के साथ ये जीस और मोल वगैरह खुल रहे हैं, तो फिर आपके पास वो बार बार बन जाएंगे। स्टाई भी बनेगा जिसको हम होर्डियोलम एक्सटर्नम कहते हैं और हमारे पास कलेजियन भी बनेगा। And then we can also have ptosis। ptosis भी again this would be like a mechanical type of ptosis और इसमें ये है कि upper eyelid इतना ज्यादा swell हो जाएगी ना कि वो eyelid फिर खुलेगी नहीं, ऊपर ये नीचे ही रहेगी। ठीक है, तो drooping of eyelid हो जाएगी। एक्सक्यूज मी मैम। या मैम ओल्ड एज में भी आईलैशेस वाइट नहीं होती हैं? सॉरी मैम ओल्ड एज में भी आईलैशेस वाइट नहीं होती? होनी तो नहीं चाहिए वैसे। दैट्स व्हाट आवर टीचर टोल्ड अस जब हम वार्ड में जाते थे ना, तो ही सेड कि जब आईलैशेस वाइट हो तो इट मींस इट्स अ पैथोलॉजिकल प्रोसेस, कुछ ना कुछ मसला है। दैट्स व्हाट ही सेड टू अस, तो इट्स समथिंग आई गॉट। ठीक है ना, but then again I'll still confirm it for you guys। ठीक है, I don't want you guys to be going around with wrong information। मैं ये confirm कर दूंगी, I'm just gonna write it down। ठीक है, ओके ओके।
ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है अच्छा ये मैं बताया था, ये जो आईलिड में सारे मैं बताया ना पांचों नाम, या बेसिकली तीन चार इंपॉर्टेंट है इसमें से, ट्रिकिएसिस, मैडरोसिस, पोलियोसिस वगैरह। और आगे हमारे पास, अच्छा वो आगे हम पढ़ेंगे, ये तीन आप मार्क कर लें। इसके ना बहुत ज्यादा एमसीक्यू आते हैं। एमसीक्यू क्या ही आता है, वो कहते हैं कि मतलब मिसडायरेक्शन ऑफ आई लैशेस टुवर्ड्स द ग्लोब, तो उसको क्या कहते हैं, तो उन्होंने सारे लिस्ट किए होते हैं, एसेस एसेस एसेस, तो फिर बंदा कभी कभार उसको इतना कंफ्यूज हो जाता है। हालांकि ये आप आगे भी जब बार बार पढ़ेंगे तो आप इंशाल्लाह पक्के हो जाएंगे। फिर हमारे पास कंजंक्टिवा में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। कंजंक्टिवा जो है उसको एक्यूट बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है, ठीक है, या माइल्ड पैपिलरी कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है। पैपिलरी जब भी कंजंक्टिवाइटिस होना है तो इट्स यूजुअली ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, और ये हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होता है स्टेफिलोकोकल एक्सोटॉक्सिन की वजह से। ठीक है, तो ये दो बस नाम आपने याद रखने हैं। आगे जो कॉर्निया के साथ मसले हो रहे हैं ना, कॉर्निया वाले चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे ना, तो ये ज्यादा अच्छा हमें समझ आएगा कि एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है। टॉक्सिक पंक्टेट केराटाइटिस, तो एक मिनट मैं सामने से कॉर्निया बना देती हूँ। सो दिस इज बेसिकली द आई लुकिंग एट अस, ठीक है, तो ये हमारी तरफ देख लिया। और पंक्टेट के अंदर इस तरह ये डॉट 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 करके डॉट डॉट करके लीजन्स हो जाते हैं, ठीक है। और केराटाइटिस जस्ट मींस के उसकी इन्फ्लेमेशन हो रही है कॉर्निया की, साथ में डॉट डॉट इस तरह लीजन, ठीक है। फिर हमारे पास है मार्जिनल केराटाइटिस आल्सो कॉल्ड कैटारल अल्सर, फिर फ्लैक्टेनुलर केराटाइटिस और टियर फिल्म इंस्टेबिलिटी हो जाती है, ठीक है। तो अब मैं ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी, ये हम कॉर्निया वाला चैप्टर में ज्यादा डिटेल में कर लेंगे, ठीक है। सो फॉर नाउ आप इसको मार्क कर लें कि आपने याद करना है, ठीक है। तो लेकिन बेशक इसको अभी ना करें, जब कॉर्निया के चैप्टर पढ़ लें तब कर लें, ठीक है। अच्छा, there's something about the tear film that I did not tell you, I think. I'm just going to draw the eyeball again. ये हमारे पास eyeball है again. Okay. तो हमारे पास tear film के 3 लेयर्स होते हैं, ठीक है। जो पहली लेयर हमारे पास होती है वो है एक म्यूसिन की लेयर, ठीक है। तो वो बिल्कुल कॉर्निया के साथ जो है एक म्यूसिन की लेयर होती है। उसके बाद हमारे पास टीयर फिल्म होती है एक एक्वस लेयर, नेक्स्ट लेयर, ठीक है। बेसिकली इसका फंक्शन होता है कॉर्निया को मॉइस्ट रखना, ठीक है, और स्मूथली आईलिड जो है वो अप एंड डाउन मूवमेंट करे, ठीक है, और ड्राई आउट ना हो हमारी कॉर्निया, एक्सपोजर ना हो जाए बहुत ज़्यादा, वरना एक्सपोजर केराटाइटिस एक चीज़ होती है वो हो जाती है। फिर ये आई थी म्यूसिन, ये आई थी एक्वस, फिर अब ये एक लिपिड लेयर है इसके ऊपर। तो ये हमारे पास है 3 लेयर्स ऑफ आवर टीयर फिल्म, और ये तीनों लेयर्स जो हैं इसी ऑर्डर में होती हैं और ये हमें प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों से। ओके, ये 3 लेयर्स मैंने आपको बताया था, ये जरूरी है। ये आगे लैक्रिमल ग्लैंड वाला जब चैप्टर आएगा उसके अंदर भी हम देखेंगे, ठीक है, कि जब ये ड्राई आउट हो जाए या टीयर फिल्म जो है हमारी प्रॉपर ना हो तो उससे क्या क्या मसले हो जाते हैं। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट हमारे पास है अब इसकी ट्रीटमेंट इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसको मार्क कर लें, ठीक है। ट्रीटमेंट में आईलिड हाइजीन आती है। आईलिड हाइजीन कैसे करनी है आपने, जो आपके मतलब है सारे ये क्रस्ट बने होंगे, आई लैशेस एक साथ चिपकी होंगी अजीब स्टिकी मटेरियल के साथ, ठीक है। तो इसको आपने एक कॉटन बेड लेना है या फिर टिश्यू ले लेना है, और थोड़ा सा बेबी शैम्पू अपने फिंगर्स में लेके उसको अपनी आई लैशेस के ऊपर लगा के लाइटली मसाज करना है, और फिर उसको वाइप ऑफ कर देना है विद द टिश्यू और विद द कॉटन बड दैट यू हैव, ठीक है। साथ में जब आपने अपनी आईलिड को इस तरह सारे ये क्रस्ट जो है सॉफ्ट करके रिमूव कर दिए, पुल आउट नहीं करने, आराम आराम से उसको जैसे शैम्पू से डिसॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद आपने एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगा देनी है, ठीक है ना। एक सेकेंड, आईलिड हाइजीन होगी नंबर 1, ठीक है। फिर आपने एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगानी है उधर, सोडियम फ्यूसिडिक एसिड लगा सकते हैं, बेसिट्रेसिन, क्लोराम्फेनिकोल या फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो आई वांट यू टू मार्क बेसिट्रेसिन एंड क्लोराम्फेनिकोल,